नमस्कार, राज की बात देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर और आज राज की बात में हमारे साथ एक खास मेहमान। जी हाँ, खास मेहमान वो जो हरियाणा की राजनीति के लिए या फिर कहें कि बीजेपी के लिए आने वाले दिनों में एक बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। हमारे साथ है मोहनलाल बड़ौली, प्रदेशाध्यक्ष हरियाणा। बहुत बहुत स्वागत मोहनलाल बड़ौली जी आपका। जी राज ठाकुर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री राम। आपसे मैं पहला सवाल यही करना चाहूँगा कि आप प्रदेशाध्यक्ष बन चुके हैं, विधानसभा चुनाव दस्तक दे रहे हैं, 100 दिन से कम का वक्त बचा है, तो जहन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि ये राह नहीं आसान। मैं ये मानता हूँ कि ये राह बहुत आसान है। भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार की एक लोकप्रिय सरकार लगातार 10 वर्षों से है और देश के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दुनिया के और देश के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार जो ताजपोशी जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हुई है, मुझे लगता है कि हरियाणा प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार और लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा प्रदेश का जो भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा नेताओं का कैडर है जी, और बहुत बड़ी एक टीम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की है, उसके दम से और हरियाणा प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से ये आसान रहा। जो 100 दिन की चर्चा आपने जी, राज की बात में की है, जी, ये राज की बात मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के विधानसभा के चुनाव में बहुत बड़ी जीत हरियाणा प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बनेगी। और मैं ये मानता हूं कि हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार से लोग गरीब कल्याण की योजनाएं हमारी सरकार के द्वारा चली, बहुत लंबे समय तक जिस प्रकार से गुजरात में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश में भी लंबे समय तक नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में कमल के फूल की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखने को मिलेगी। आपने कहा कि जैसे गुजरात में लंबी सरकार चली, तो एक चैलेंज ये भी होता है कि जब आप 10 साल से सत्ता में होते हैं तो कुछ लोग निराश भी होते हैं, नाराज भी होते हैं और लोगों को उम्मीदें भी होती है। तो अब उम्मीदों पर आपको खरा भी उतरना है, जो काम किए हैं वो जनता तक पहुंचाने भी है, अगर कहीं पर कोई कोर कसर कमी रह गई है तो उसे पूरा भी करना है। तो ये तमाम चीजें करने के लिए समय कम है, इसीलिए मैंने 100 दिन का जिक्र भी किया था। समय हमारी लगातार सरकार रही और जो हमारी लगातार सरकार रही है, लगातार जनता के भलाई के काम, प्रदेश में विकास के काम जिस तेज गति के साथ हुए हैं और जिस तेज गति के साथ हुए हैं और सीधा लाभ जनता को दिखाई दे रहा है। आपने 2014 से पहले की अगर हरियाणा की कल्पना आप करेंगे और उस 2014 से पहले का भारत हरियाणा देखेंगे जी, तो हरियाणा में ना ये इस प्रकार की चौड़ी चौड़ी सड़कें थी, ना इस प्रकार से रेलवे का नेटवर्क था, ना जिस प्रकार से हमारे हॉस्पिटलों का जीर्णोद्धार हुआ है, जिस प्रकार से नई नई हॉस्पिटल का निर्माण, जिस प्रकार से नए हमारे यूनिवर्सिटी का निर्माण, नए स्कूल और कॉलेजों का निर्माण, स्वास्थ्य और शिक्षा पर जिस प्रकार से काम किया, किसानों को खेत में बिजली देने का हो, चाहे खेतों को पानी देने की बात हो, बिल्कुल। और जिस प्रकार से हमारी सरकार ने किसानों के भाव की बात हो, हम समय से पहले और ठीक समय पर वो सभी सुविधाएं, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, सबको उनका हक उनके घर तक पहुंचाने का काम किया है। बिल्कुल। और उसी के आधार पर मैं मानता हूं कि हरियाणा प्रदेश में लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलेगी। बिल्कुल, आपने बिजली का जिक्र किया तो लाइन लॉस को लेकर बहुत बार बिजली मंत्री की तरफ से कहा गया कि हमने बहुत कम किया है। एक सवाल जहन में ये भी आता है, जब आपने यूनिवर्सिटीज़ की बात की, शिक्षा की बात की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और कहते हैं कि एक यूनिवर्सिटी बता दें। लगातार वो एक लंबी फहरिस्त लाते हैं कि पिछले 10 सालों में क्या हुआ और उनके कार्यकाल में क्या हुआ था। इस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को क्या जवाब? 2014 से पहले कितनी हरियाणा प्रदेश में यूनिवर्सिटी थी उसका ऑन रिकॉर्ड है और हरियाणा प्रदेश की जागरूक जनता है। हमने जिस प्रकार से सारा नेटवर्क खड़ा किया है जी, और 14 के बाद कितने हॉस्पिटल बने, कितनी यूनिवर्सिटी बनी, कितने कॉलेज बने, हर 20 किलोमीटर पर
महिलाओं के लिए कॉलेज। 2014 से पहले के आंकड़े सारे सरकार के पास हैं। और आजकल तो हमारा युवा इतना जागरूक है, वो नेट पर सर्च करके सारी चीज़ें देखता है। अब बहकावे में आने वाली बात नहीं है। एक ज़माना था हरियाणा प्रदेश में, जब बिजली का भाखड़ा बांध बना था, तब ये कहा था कि इस पानी से बिजली निकाल ली गई है, पानी फोका है जी, और जनता ने वो बात मान ली। भ्रामक प्रचार किया जाता था। भ्रामक प्रचार हुआ था। इस लोकसभा चुनाव में भी उस प्रकार का कांग्रेस ने जो 2 मुद्दों को लेकर प्रचार किया है, और आज हरियाणा की जनता, देश की जनता, उस जो कांग्रेस का इतना बड़ा झूठ जनता ने मान लिया है कि वो बार बार वो काठ की हांडी एक बार चढ़ी है, बार बार नहीं वो चढ़ेगी। बार बार चढ़ेगी नहीं। और 2024 का जो विधानसभा का चुनाव होगा, इसमें जनता पूर्ण बहुमत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी, कमल के फूल की डबल इंजन की सरकार नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में बनेगी। बिल्कुल, अमित शाह जब आए थे तो यहाँ से उन्होंने इस बात का ऐलान भी कर दिया था कि नायब सैनी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। आप ही के जवाबों से 2 सवाल पनपते हैं। पहला तो ये कि जो आपने गठबंधन को लेकर कहा, या फिर कहा कि बहुमत में बीजेपी आएगी और सत्ता पर काबिज होंगे, क्योंकि 4.5 साल तक गठबंधन की सरकार रही, तो इस पर भी दर्शक जरूर जानना चाह रहे होंगे कि क्या दोबारा वैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि अब जेजेपी लगातार बीजेपी पर हमलावर है और दुष्यंत तो यहाँ तक कहते हैं कि बहुत जल्द मैं बीजेपी की पोल खोल दूंगा। ये सबको हक है और जनता को भी जिज्ञासा रहती है, और हमें भी है कि अगर कोई राज की बात दुष्यंत के पास है तो उसको खोलने का प्रयास करे। और जनता ने जिस प्रकार का आशीर्वाद उनको भी दिया है, हमें भी दिया है, वो जनता के सामने है। तो इस प्रकार से जिस पार्टी के साथ हमने 4.5 साल तक जी हरियाणा प्रदेश के अंदर लोगों को न्याय देने का काम किया, उनको सरकार का हक आम आदमी तक पहुंचाने का जो प्रयास किया है, उसी की उपलब्धि है कि जो इतना बड़ा 46% वोट भारतीय जनता पार्टी को इस लोकसभा चुनाव में मिले। और कांग्रेस पार्टी हमारे से 3% वोट कम लिए, 43% वोट मिली है। हम कांग्रेस से बहुत आगे हैं, और जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो हम कांग्रेस से बहुत आगे होंगे। लेकिन कमी तो कहीं ना कहीं रह गई, क्योंकि आखिरी चुनावों में 10 लोकसभा सीटें थी और हरियाणा पर निगाहें इस चुनाव में भी हर किसी की थी, लेकिन इस बार 5 ही सीटें जीत पाए। उस कमी को भी आप कैसे पूरा करेंगे, क्योंकि अब बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ा पद है। ये हरियाणा प्रदेश की जनता के आशीर्वाद लेके इसको पूरा करेंगे। और हरियाणा प्रदेश की जनता बड़ी जागरूक जनता है, उसने सारी चीज़ों को, इस चुनाव के रिजल्ट को भी देखा है, हमारे काम को भी देखा है, और हमारी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जो गरीब को न्याय देने का काम किया है, गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया है, उसी आधार पर हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। केंद्र की तरफ से एक 60-30 का फॉर्मूला भी सुझाया गया कि 90 विधानसभा सीटों में 60 सीटों पर एक हिसाब से काम किया जाएगा और 30 सीटों पर एक हिसाब से काम किया जाएगा। उसमें आपका क्या किरदार रहा, और ये जो चेंज है कि 60 और 30 पर अलग अलग तरीके से काम होगा, वो क्या है? ये कोई ऐसी बात नहीं है कि 60 पे अलग से काम होगा, 30 पे अलग से काम होगा, लेकिन हर सीट पर जिस प्रकार की जैसे भी समीकरण होंगे, उसी आधार पर हम बराबर काम करने का, हमारा जो सरकार का काम करने का तरीका वो समान विकास का है, समान काम का है, और सभी लोगों को न्याय मिले। और हमारी सरकार कभी भी किसी भी प्रकार का बंटवारा नहीं करती, सबको साथ लेके चलती है। उसी प्रकार से 90 की 90 विधानसभा सीटों पर हम एक प्रकार से काम करेंगे। विपक्ष जिस मसले को भुनाना चाहता है, उनमें पोर्टल्स भी है, उनमें पीपीपी भी है, अग्निवीर की भी बात करते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम को भी ले आते हैं, महंगाई पर भी बहुत ज़्यादा घेरने की कोशिश करते हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर जब लोगों के बीच में जाएंगे तो किन बातों पर आप ज़्यादा एम्फेसिस कर देंगे, या फिर आपको लगता है क्योंकि जो पॉलिसीज़ आप लेकर आए उन पॉलिसीज़ में जो कमियां हैं, क्या उन्हें दुरुस्त करने की तरफ बढ़ा जाएगा? क्योंकि मुझे पूर्व सीएम मनोहर लाल का वो बयान याद आता है कि पीपीपी में जहां जहां पर कमी रहेगी हम उसे लगातार दुरुस्त करेंगे। उसे लेकर कैंप भी जो है वो लगाए गए, बहुत कुछ हुआ उसे लेकर। अभी समाधान की तरफ हम बढ़े हैं, और उस प्रकार से पूरे हरियाणा प्रदेश में प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पर हमारे अधिकारी बैठ के जो भी
पीपी में किसी की कोई शिकायत है उसको हम ठीक करने का तेज गति के साथ काम चला है। और जो आपने अग्निवीर की बात की है, अग्निवीर का भी बहुत अच्छी योजना है और अग्निवीर से हमारे देश की सुरक्षा, हमारे देश के युवाओं को रोजगार और बहुत सारी चीज़ें है कि सोशल सिक्योरिटी देश के अंदर इस प्रकार से बढ़े। और बहुत सारे दुनिया के ऐसे जो विकसित राष्ट्र हैं उनमें भी इस प्रकार का चलन है, यूके अमेरिका में भी है, सभी प्रकार के, ताकि हमारी जो सोशल सिक्योरिटी मजबूत हो और देश की जनता इस देश के लिए जिए, राष्ट्र के लिए जिए, राष्ट्र की प्रेम भावना जगे और इस देश के मजबूत बनाने के विचार को लेकर हमारे देश का युवा आगे बढ़े। इस प्रकार की प्रेरणा हमारा अग्निवीर के माध्यम से युवाओं को देने का जो सरकार की अच्छी योजना है, ये इसके बारे में हम विस्तार से पूरे हरियाणा प्रदेश में प्रेस भी करेंगे और लोगों के बीच में उस बात को लेके जाएंगे। और जो भ्रम की स्थिति कांग्रेस ने उसके बारे में पैदा की, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर जिसको पूरा देश श्रद्धा के साथ भाव से देखता है, वहाँ पर खड़े होकर कांग्रेस के बड़े नेता जिस प्रकार से झूठ बोलने का काम किया है, और मैं ये मानता हूँ कि बहुत बड़ी झूठ देश की संसद के अंदर बोली है कि जो भी हमारा देश का वीर शहीद होता है, अग्निवीर शहीद, उस अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। बहुत बड़ी झूठ कांग्रेस के नेताओं ने बोली है। राहुल गांधी ने तो उस ये पर तक कहा, माफी भी मांगनी चाहिए और देश की संसद के अंदर खड़े होकर झूठ बोली है उसका हम पर्दाफाश भी करेंगे। और कांग्रेस पार्टी समय समय पर अनेक मुद्दों पर झूठ बोलने का काम करती है और वो दोहरी राजनीति करने का जो काम कांग्रेस ने किया है, इसी वजह से कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा हुई है। और आप देखेंगे हरियाणा प्रदेश में भी उसी प्रकार से कांग्रेस का ग्राफ घटेगा और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि बात आपने अग्निवीर पर की और राहुल गांधी पर भी की, तो मुझे राजनाथ सिंह का वो बयान संसद में ही याद आ रहा है जहां वो कह रहे थे कि 158 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बात करके, एजेंसीज के साथ बात करके उसके बाद अग्निवीर योजना को लाया गया। तो ऐसे में फिर समस्या कहां पर उत्पन्न हो रही है? क्या आपको लग रहा है कि अगर कांग्रेस इस पर फ्रंट फुट पर खेल रही है तो लोगों को समझा पाने में नाकामयाब हो रहे हैं, या फिर लोग समझ रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस जिस तरीके से इस पर लगातार बयानबाजी कर रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने तो ये तक कहा था कि सरकार की तरफ से कुछ नहीं दिया जाता। ये बहुत बड़ी झूठ कांग्रेस की तरफ से बोली गई है और देश की जनता सब समझ रही है। और जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं ने झूठ बोलने का काम किया है, उसका परिणाम कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल बड़ौली जी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राज्यसभा की, क्योंकि अब आप प्रदेशाध्यक्ष हो चुके हैं, तो ऐसे में राज्यसभा के चुनाव भी है। उस मामले में नंबर्स आपके पास है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या दुष्यंत चौटाला हो, वो भी इस पर क्लेम करते हैं। हालांकि आपसी सिर फुटबल भी नजर आती है कि एक दूसरे पर कहा जाता है कि आप अपने विधायकों को ले आइए, अपनों को ले आइए, लेकिन हम बहुत बार देख चुके हैं कि कभी कभी नंबर होने के बाद भी राज्यसभा के सांसद नहीं बन पाते। जैसा कांग्रेस के लिए अगर बात करें अजय माकन, तो वहां पर भी खेल हो गया था। उस खेल से भी बचना है और राज्यसभा में अपने सांसद को भी पहुंचाना है, ये भी चैलेंज होगा। कितने विधायक किसके साथ हैं ये पूरा समीकरण सबको पता है, कांग्रेस को भी पता है, जेजेपी को भी पता है, जो और हैं उनको भी पता है, और मीडिया को भी पता है, देश की जनता को भी पता है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास जो बहुमत का आंकड़ा है वो पूरा मजबूत है, हमारी संख्या पूरी है और उस संख्या बल के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा का सांसद हरियाणा प्रदेश में बढ़ेगा। अब मैं वापस आपके प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद आपका रोड मैप क्या रहने वाला है? किस तरीके से आप काम करने वाले हैं? क्या नई चीज़ें आप ऐड करने वाले हैं? क्योंकि पन्ना प्रमुख तक तो बीजेपी पहुंच चुकी है, घर घर में बीजेपी पहुंच चुकी है, तो आपके पास आगे का रोड मैप क्या है? कैसे उन्हें क्रियान्वित करेंगे तमाम चीज़ों को? भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा पन्ना प्रमुख तक का कार्यकर्ता है, वो जो हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हरियाणा सरकार की हैं उनको लेके जनता से सीधा संवाद करेंगे और जनता को बताने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का जो आगे का विज़न है वो भी हम बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो विकास के काम किए हैं वो भी हम बताएंगे, और जो लोगों को सुविधा देने का काम किया है लोगों ने उसको स्वीकार किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा
वोट के रूप में आशीर्वाद दिया है, मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मजबूती के साथ इस 2024 के विधानसभा चुनाव में जनता जनार्दन से आशीर्वाद लेके हम नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार डबल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी। क्योंकि बात यहाँ पर हो रही है कि आगे का रोड मैप क्या रहेगा, तो उसमें हम ऐड कर देते हैं कि जैसे अभी किरण चौधरी बीजेपी में आई, इससे पहले अगर हम 2014 से लेकर देखें तो एक लंबी फहरिस्त है कांग्रेस के लीडर्स की जो बीजेपी में आए और उन्हें मुकम्मल मान सम्मान यहाँ पर मिला, कोई सांसद बना, कोई विधायक बना, मंत्री तक बने। ऐसे में जो आपके अपने कार्यकर्ता है उनका विश्वास भी बनाए रखना है, और जो कार्यकर्ता दरियां बिछाते हैं, नीचे से ऊपर तक जाने की इच्छा रखते हैं, उनका विश्वास भी आपके साथ बना रहे, ये बहुत ज़रूरी है। इस बैलेंस को कैसे मेंटेन करेंगे मोहनलाल बडौली? ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस देश के लिए काम करता है और ये देश की सेवा करने का जो भाव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में है वो उसी भाव से काम करेगा। और जो बात आपने कही है कि जब राजनीतिक उथल पुथल चलती है, चुनाव चलता है, उस समय बहुत सारी नई चीज़ें आएंगी, और जो नई चीज़ें आएंगी कुछ चीज़ें हम भी स्वीकार करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बड़ा समझदार कार्यकर्ता है, बहुत सारे चुनाव हमने देखे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस देश के लिए काम करेगा, पार्टी के लिए काम करेगा, वो विचार के लिए काम करेगा, और उस विचार के दम पर ही हम आगे बढ़ेंगे। आपके राजनीतिक सफ़र पर मैं आना चाहूँगा कि आपकी शुरुआत किस तरीके से हुई। आप राई से जब विधायक बने तो वो सीट जीतना भी नामुमकिन कहा जाता था उससे पहले, और कांग्रेस वहाँ पर बेहद मजबूत थी, लेकिन उस सीट को आपने जीता, और जीतने के बाद आप लोकसभा चुनाव में भी गए, वहाँ पर हालांकि जीत दर्ज नहीं कर पाए। इन तमाम चीज़ों से क्या आपने सीखा? उससे पीछे की राजनीति पर मैं आऊँगा क्योंकि वो भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इन दो पहलुओं को मैं समझना चाह रहा हूँ। विधायक के तौर पर, लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर, एक जगह जीत एक जगह हार, लेकिन उसके बाद प्रदेशाध्यक्ष। ये भारतीय जनता पार्टी के विचार से 1987 से मैं जुड़ा हूँ, और 1990 से मैं पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष के पद पर जिम्मेवारी मिली। उसके बाद मंडल अध्यक्ष से मंडल के महामंत्री, जिले के उपाध्यक्ष से महामंत्री, किसान मोर्चे में, उसके बाद लंबे समय तक किसान मोर्चे में भी काम किया, राष्ट्रीय टीम में भी रहा, प्रदेश के किसान मोर्चे में महामंत्री भी रहा, पार्टी के भी जिलाध्यक्ष के रूप में हो, चाहे अगर जिला परिषद के चुनाव की बात करूं तो सिंबल पर चुनाव लड़कर पहली बार भारतीय जनता पार्टी के उस पर मैं आऊंगा क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जीत के आया हूं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते करते मैं आगे बढ़ा, और आगे बढ़ते बढ़ते 2019 में जब राय विधानसभा से मौका मिला तो 2019 से पहले कभी भी भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल नहीं खिला था। चुनाव तो हमने 4 बार वहाँ से लड़े, लेकिन हम जीत दर्ज नहीं कर पाए, और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से 2019 में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिला। और अब जब 2024 के लोकसभा की भी बात करूं तो इस चुनाव में भी राय से हमने विजय हासिल की है, और 5 विधानसभाओं में हमने जीत दर्ज की है। एक विधानसभा में मात्र 1300 वोट से हम पीछे रहे हैं, और 5,27,000 वोट इस लोकसभा चुनाव में भी मिली है। बहुत अच्छा आशीर्वाद जनता ने दिया है, और मैं ये मानता हूँ कि इस विधानसभा चुनाव में भी जब चुनाव होंगे तो 9 की 9 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिले, इस प्रकार की रणनीति को बनाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और आज सोनीपत लोकसभा का मतदाता जो चूक हुई है उस चूक को इस 2024 के चुनाव में सुधारने का काम करेगा, और बहुत बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी विधायक जीत के आएंगे। बिल्कुल। अब मैं जिला परिषद पर आना चाहूँगा क्योंकि वो जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है, और हमारे दर्शक भी ये जान पाएंगे कि आप बीजेपी के सिंबल पर कह लें पहले जिला परिषद थे जो बन पाए थे, और आईएनएलडी की उस वक्त सरकार थी। तो ये कर पाना कितना मुश्किल था, क्योंकि उस दौर को एक अलग चश्मे से, अलग नजरिए से राजनीतिक पंडित भी देखते थे। बीजेपी का कोई बहुत ज्यादा जनाधार नहीं था, ये आप भी जानते हैं। तो कैसे कर पाए? यानी स्टैटिस्टिकली या फिर कहेंगे स्ट्रेटेजिकली तो आप बहुत मजबूत है, वो दिख रहा है। जब पहली बार हरियाणा प्रदेश में 1996 में जिला परिषद के चुनाव हुए, उस समय मैं मंडल का अध्यक्ष था जी,
और दूसरी बार का मंडल अध्यक्ष था। मैं 94 में मंडल अध्यक्ष बना और दूसरी बार का मेरा टर्म था। और उस समय भी 3 सिंबल कमल के फूल के राई विधानसभा में मैं जिला परिषद के सिंबल लेके आया था और तीनों उम्मीदवारों ने अच्छी वोट ली थी। और उसके बाद जब दूसरा चुनाव आया 2000 का, तो उस समय भी हमने बीजेपी के सिंबल पर 11 उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाया। 8 उम्मीदवार हम बीजेपी के सिंबल पर जीत कर आए थे और जिससे भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण स्तर पर मजबूत हुई, अपने मजबूती स्थिति दर्ज की थी। और भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के टाइम से ही सोनीपत में मजबूत रही है। हम संगठन की दृष्टि से जनसंघ के समय में भी चौधरी मुख्तार सिंह मलिक हमारे सांसद रहे हैं। दीपक पर भी हमने चुनाव जीता है, कमल के फूल पर भी चुनाव जीता है। और भारतीय जनता पार्टी सोनीपत में, रोहतक में मजबूत रही है। लेकिन कुछ दौर ऐसा रहा है, उस दौर में हम गठबंधन की राजनीति करते रहे और गठबंधन की राजनीति में जो हमारी भागीदारी थी वो सोनीपत और रोहतक में कम मिली। इस वजह से ये बात चलती रही। और आपने देखा है कि जब 2014 में हमारी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी है, तब भी रोहतक में, सोनीपत में हमने जीत दर्ज की है, लोकसभा में भी जीत दर्ज की है और अब 2019 में भी हमने जीत दर्ज की है। और अब जब 2024 का विधानसभा का चुनाव आएगा तो हम और आगे बढ़ के भारतीय जनता पार्टी की ताकत सोनीपत रोहतक में बढ़ेगी। किसे अपना कंपटीशन मान रहे हैं मोहनलाल बडौली? क्या कांग्रेस पार्टी मेन कंपटीशन है या जेजेपी और एनएलडी भी किसी रेस में है कि उनसे भी फाइट करनी है? हरियाणा प्रदेश की राजनीति में जो मेरे को लगता है कि तीसरा मोर्चा भी मजबूत स्थिति में उभरेगा और तीसरा मोर्चा भी यहाँ खड़ा होगा और त्रिकोणीय मुकाबला हरियाणा प्रदेश में आपको इस विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। अगर हम सेंटर की बात करते हैं तो सेंटर के साथ किस तरीके का तालमेल रहे ये बहुत ज़रूरी रहता है। और अब जब पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा सेंटर जा चुके हैं, ऊर्जा मंत्री वहाँ पर है, शहरी आवास मंत्री वो वहाँ पर बन चुके हैं, तो तालमेल की जो स्थिति है उस हिसाब से उसे आप किस पैमाने पर आंकते हैं? क्योंकि हर चीज़ कनेक्टेड है हर लेवल पर। हमारा केंद्र की सरकार से प्रदेश की सरकार का और हमारे नेताओं का बहुत अच्छा आपस में तालमेल है और उसका पूरा लाभ आज केंद्र में 3 मंत्री हमारे भारत सरकार में हैं, तीनों मंत्रियों का भी लाभ मिलेगा। और जो लंबे समय से हरियाणा प्रदेश में सरकार है, जो हमने विकास के काम किए हैं, जन कल्याण की नीतियों को लागू करने का काम किया है, उसका भी लाभ इस 2024 के चुनाव में हमें मिलेगा। और हरियाणा प्रदेश की जनता ने जो मन बनाया है कि अब की बार नायब सिंह सैनी जी तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लें, हरियाणा प्रदेश की गरीब जनता ने, कमेरे वर्ग ने जो मन बनाया है, उसके आधार पर नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हम इस तीसरी बार की सरकार बनाने में सफल होंगे और जनता हमें आशीर्वाद देने का काम करेगी। मैं आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूं क्योंकि राज की बात कार्यक्रम का नाम, तो क्या ऐसी राज की बात या फिर राज भरा फॉर्मूला जो आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ साझा करने वाले हैं? और क्योंकि आपने प्रदेशाध्यक्ष बनते ही तुरंत जो जिला अध्यक्ष थे उनके साथ बातचीत की है, आपने अधिकारियों के साथ संगठनात्मक तौर पर बातचीत की है, क्या फॉर्मूला, क्या राज की बात आप उन्हें देकर आए हैं? बहुत सारी राज की बात, राज लाने के लिए, राज को चलाने के लिए बहुत सारे हमारे नेताओं के पास बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनके काम की वजह से हम आगे बढ़ेंगे और जनता का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है सेवा, सेवा ही संगठन, उस भाव को लेकर आगे चलेंगे। और जनता की समझ में आया है, जनता, हरियाणा प्रदेश की जनता की जो राजनीतिक सोच है उसमें बदलाव आया है और उस बदलाव को देखते हुए अब जिस प्रकार का झूठा प्रचार कांग्रेस ने किया है, आने वाले चुनाव में कांग्रेस का झूठ नहीं चलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई आगे बढ़ेगी। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप सूर्य समाचार के साथ जुड़े और आने वाले वक्त में आप और बेहतर काम कर पाएं, ये सूरज समाचार की तरफ से भी आपको शुभकामनाएं। तो ये आपने सुना मोहनलाल बडौली को, जो प्रदेशाध्यक्ष हरियाणा है, और उनकी तरफ से बताया गया कि रोड मैप किस तरीके का रहने वाला है। साथ ही साथ विपक्ष पर
जिस तरीके के आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जाते हैं पूरे तरीके से हमलावर दिखे हैं। लेकिन अब सवाल ये कि जो एक बड़ा चैलेंज है वो विधानसभा चुनाव का है और इस अग्नि परीक्षा पर कैसे खरे उतर पाएंगे मोहनलाल बडौली, आने वाले वक्त में लगातार अपडेट इस पर भी हम आपको देंगे। अभी के लिए राज की बात में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। खबरों का सिलसिला सूर्या समाचार पर बदस्तूर जारी है। नमस्कार।